समाचार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। समसामयिक घटनासार अर्धवार्षिकी 2026 के आज इस वीडियो में हम आर्थिक घटनाओं को क्रमवार देखेंगे। इसमें पहला टॉपिक है MOSPI द्वारा नया लोगो और शुभांकर जारी किया। तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 1 जनवरी 2026 को अपना लोगो और शुभांकर यानी मैस्कॉट को जारी किया। ये पहल जो है वो डेटा आधारित शासन, पारदर्शिता और नीति निर्माण में विश्वसनीय आंकड़ों की भूमिका को सशक्त रूप से रेखांकित करती है। नवीन रूप से लॉन्च किया गया यह जो लोगो है वो डेटा फॉर डेवलपमेंट की थीम पर आधारित है, जो हमें दर्शाता है कि किस प्रकार सांख्यिकी भारत की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को समर्थन देती है। यह लोगो MOSPI के उस मिशन को दृश्य करती है जिसके तहत मंत्रालय विश्वसनीय, समयबद्ध और पारदर्शी आंकड़े उपलब्ध कराता है, जो कि अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में साक्ष्य आधारित नीति निर्माण और निर्णय प्रक्रिया में सहायक होते हैं। देखा जाए तो लोगों में अशोक चक्र जो है वो सत्य, पारदर्शिता और सुशासन का प्रतीक है। मध्य में स्थित रुपये का चिन्ह आर्थिक नियोजन, नीति निर्माण और राष्ट्रीय विकास में आंकड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। संख्याओं और प्रतीकों का उपयोग आधुनिक डेटा प्रणालियों तथा सांख्यिकी विज्ञान को दर्शाता है। ऊपर की ओर बढ़ती विकास रेखा प्रगति को दर्शाती है और बताती है कि विश्वसनीय डेटा सतत आर्थिक विकास की कैसे सहायता करता है। केसरिया, सफ़ेद, हरा और गहरा नीला रंग भारत के राष्ट्रीय मूल्यों, विकास, सत्य, स्थिरता, स्थायित्व और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि आधिकारिक आंकड़ों के भरोसे और विश्वसनीयता को मजबूत करते हैं। मंत्रालय ने अपना नया शुभांकर सांख्यिकी प्रस्तुत किया। यह एक मैत्रीपूर्ण और लोक केंद्रित चरित्र है जिसे देश भर के लोगों के लिए आंकड़ों को सरल, समझने योग्य और आकर्षक बनाने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है आधिकारिक रूप से भारत जो है वो दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत ने 2025 का समापन आधिकारिक रूप से दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनकर किया। भारत की नॉमिनल GDP $4 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर गई, ऐसे दौर में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी, युद्ध और महंगाई के दबाव को से निपट रही है। वर्ष 2025 के अंत में नीति आयोग के CEO सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत का जो नॉमिनल GDP है वो $4.18 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, जो भारत ने अब जापान को पीछे छोड़ दिया है और आगामी 3 वर्षों यानी 2030 तक में भारत जो है वो जर्मनी को पछाड़ते हुए $7.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की संभावना भी व्यक्त की गई है। इसमें देखा जाए तो दुनिया की 5 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में अमेरिका पहले स्थान पे, तो दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे जर्मनी, चौथे पे भारत का स्थान है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.2% विद्युतीकरण पूरा कर लिया। तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB के अनुसार इंडियन रेलवे ने अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.2% विद्युतीकरण पूरा कर लिया। इस मामले में भारत UK, रूस और चाइना जैसे देशों से अब आगे निकल गया है। अगला ये है कि भारत जो है वो 14 रेलवे जोनों ने अब 100% ब्रॉड गेज विद्युतीकरण पूरा कर लिया। इसके अतिरिक्त 25 राज्य और UT के साथ ही नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में सभी मौजूदा ब्रॉड गेज लाइनों ने भी पूर्ण विद्युतीकरण प्राप्त कर लिया है। 2014 से 25 के बीच इंडियन रेलवे ने 46,900 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया, जो इससे पहले के 60 वर्षों में विद्युतीकरण 21,801 रूट किलोमीटर की तुलना में दोगुने से अधिक है। ये मेंस में डाटा डाला जा सकता है। भारत में रेल परिवहन अब सड़क परिवहन की तुलना में 89% का CO2 उत्सर्जित करता है। सड़क से 1 टन को 1 किलोमीटर दूरी पर ले जाने पर 101 ग्राम CO2 उत्पन्न होती है, जबकि ट्रेन से यह 11.5 ग्राम तक ही सीमित रहती है। आगे देखें तो राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्य 95% विद्युतीकरण पार कर चुके हैं और पूर्णता के करीब हैं। असम का नेटवर्क फ़िलहाल 92% विद्युतीकरण है। शेष खंडों पर काम जारी है, जबकि आगामी प्रोजेक्ट्स की योजना पूर्ण विद्युतीकरण के साथ बनाई जा रही है। नेक्स्ट है फोर्ब्स बिलियनियर इंडेक्स 2025 में एलन मस्क की संपत्ति $700 अरब को पार कर गई। तो एलन मस्क ने इतिहास रच दिया और दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिनकी कुल संपत्ति $700 अरब के आंकड़े को पार कर गई। और हाल ही में जारी फोर्ब्स बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार उनकी नेटवर्थ
लगभग 749 अरब डॉलर पहुंच गई है। यह उछाल डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट ने के एक ऐतिहासिक निर्णय के बाद आया, जिसमें टेस्ला से जुड़ा उनका विशाल स्टॉक ऑप्शन पैकेज जो है वो दोबारा बहाल कर दिया गया है। आगे इसमें इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला, जोमेटो के संस्थापक दीपेंद्र गोयल भारत के शीर्ष स्वनिर्मित उद्यमी बने। तो हुरुन रिच लिस्ट 2025 ने एक बार फिर भारत के तेज़ी से बदलते स्टार्टअप और कारोबारी इकोसिस्टम को उजागर किया। इस वर्ष इटर्नल यानी पूर्व में जोमेटो के संस्थापक और सीईओ दीपेंद्र गोयल भारत के शीर्ष स्वनिर्मित उद्यमी बनकर उभरे। उन्होंने डी मार्ट के दिग्गज कारोबारी राधा किशन दमानी को पीछे छोड़ दिया। यह सूची भारत की अर्थव्यवस्था में नई पीढ़ी की टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप नेतृत्व वाली कंपनियों के बढ़ते वर्चस्व को दर्शाती है। इस लिस्ट में दीपेंद्र गोयल पहले स्थान पर रहे और इनका मूल्य जो है पिछले वर्ष की तुलना में 27% बढ़ करके 3.2 लाख करोड़ हो गया है। वहीं राधा किशन दमानी अब दूसरे स्थान पर आ गए हैं। देखा जाए तो इंडिगो के जो संस्थापक राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल हैं, उन्होंने टॉप 3 में मजबूत प्रवेश सुनिश्चित किया है। वहीं रेजर पे, जिरोधा और ड्रीम 11 जैसे कुछ चर्चित स्टार्टअप संस्थापक इस वर्ष टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। तो वहीं 10वें स्थान पर लेंसकार्ट के संस्थापक पीयूष बंसल ने उल्लेखनीय अपनी एंट्री की है। आगे ऐसा इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे नेक्स्ट टॉपिक है, भारत की विद्युत उत्पादन क्षमता 5.05 लाख मेगावाट पहुंच गई। 31 अक्टूबर 2025 को देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 5,05,023 मेगावाट तक पहुंच गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता 2,59,423 मेगावाट और जीवाश्म आधारित क्षमता 2,45,600 मेगावाट से अधिक हो गई, जो स्वच्छ ऊर्जा की ओर एक संरचनात्मक बदलाव को दर्शाता है। इसमें देखा जाए तो नवीकरणीय स्रोतों से 2,50,643 मेगावाट शामिल है, जो 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता की दिशा में मजबूत प्रगति। माफ़ कीजिएगा, एक मिनट। प्रगति का संकेत करता है। नवीकरणीय ऊर्जा वृद्धि को तेज करने और ऊर्जा सुरक्षा वहनीयता और डीकार्बोनाइजेशन को समर्थन देने के लिए सरकार की प्रमुख पहलें हैं। पवन और सौर परियोजनाओं के लिए ISTS शुल्क माफ़ी, टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धा बोली नियम लागू करना, वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक प्रति वर्ष 50 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद योजना है। इस क्षेत्र में विदेशी निवेश को भी बढ़ावा दिया गया है, जिसमें स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति शामिल है। बड़े सौर पार्क, नए ट्रांसमिशन कॉरिडोर और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजनाएं ग्रिड क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। हाल ही के दिनों में चलाई गई प्रमुख योजनाएं जो नवीकरणीय क्षमता वृद्धि का नेतृत्व कर रही हैं, इनमें शामिल है PM कुसुम योजना, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उच्च दक्षता वाले सोलर PV मॉड्यूल का राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ऑफशोर विंड परियोजनाओं के लिए व्यवहारिक अंतर सहायता। भारत ने जून 2025 में गैर जीवाश्म स्रोतों से 50% स्थापित क्षमता का लक्ष्य अपने पेरिस समझौते के NDC लक्ष्य से 5 वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिए हैं। यह राष्ट्र की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा का ऐतिहासिक क्षण है। 31 अक्टूबर 2025 तक स्थापित क्षमता की झलक देखें तो जीवाश्म ईंधन 2,45,600 लगभग 48.6%, और कोयला, इसमें से अगर हम देखें तो कोयले का वेटेज जो है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद गैस का वेटेज है, फिर लिग्नाइट का और फिर डीजल का आता है। वहीं गैर जीवाश्म क्षमता में देखें तो इसकी कुल क्षमता 2,59,423 मेगावाट है और 51.37% में है। इसमें अगर हम वेटेज देखें तो सोलर एनर्जी 1,29,924 मेगावाट है, और उसके बाद आ जाएगा स्मॉल हाइड्रो, बायोमास, वेस्ट टू एनर्जी। अगर ये टोटल आता है तब ये पहला रहेगा, और अगर ये नहीं आता है तो पवन ऊर्जा
सेकंड नंबर पे आएगी। परमाणु ऊर्जा जो टोटल में है वो 8,780 परसेंटेज में 1.74% है। नेक्स्ट टॉपिक, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और गूगल का भारत में 67.5 अरब डॉलर का निवेश प्रस्ताव। तो दुनिया की 3 दिग्गज ग्लोबल टेक कंपनियां अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ये मिलकर भारत में 67.5 अरब डॉलर लगभग 5 से 6 लाख करोड़ का निवेश करेंगी। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन भारत में एआई के बुनियादी ढांचे, कौशल विकास और संप्रभु क्षमताओं के निर्माण में सहयोग के लिए 17.5 अरब डॉलर का बड़ा निवेश करने जा रहा है। यह कंपनी का एशिया में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है और 2025 में घोषित 3 अरब डॉलर के निवेश पर आधारित है, जिसका उपयोग 2026 के अंत तक पूरा हो जाएगा। अगला ये है कि माइक्रोसॉफ्ट के निवेश का बड़ा हिस्सा भारत की क्लाउड और एआई कंप्यूटिंग क्षमता को बढ़ाने में किया जाएगा। इसका प्रमुख केंद्र इंडिया साउथ सेंट्रल क्लाउड रीजन हैदराबाद में बनेगा, जो भारत में माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा हाइपर स्केल डाटा सेंटर रीजन है, जिसका लक्ष्य मध्य 2026 तक हो जाएगा, जिसका संचालन जो है मध्य 2026 तक हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में मौजूद अपने डाटा सेंटर रीजन को भी मजबूत करेगी। देखा जाए तो इसी प्रकार अमेजन ने 2030 तक भारत में 35 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की। यह निवेश कंपनी के 3 मुख्य एआई आधारित डिजिटलीकरण, निर्यात बढ़ाना और रोजगार सृजन जैसे लक्ष्यों को ध्यान में रखकर किया गया है। कंपनी अगले 5 वर्षों में 40 लाख सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखती है। अमेजन वहीं गूगल ने विशाखापत्तनम में एक अत्याधुनिक एआई हब बनाने के लिए 15 अरब डॉलर का निवेश करेगी। अदानी कनेक्स और इंटरनेट एयरटेल के साथ साझेदारी में गूगल भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर कैंपस बनाएगा, जो कि स्वच्छ ऊर्जा से संचालित होगा और एक आधुनिक समुद्री केबल नेटवर्क से जुड़ा होगा। नेक्स्ट टॉपिक है, केमिकारा ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय रम बनी। तो भारतीय स्पिरिट्स उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि ये रही कि केमिकारा को लंदन में आयोजित द स्पिरिट्स बिजनेस अवार्ड 2025 में रम ब्रांड ऑफ द ईयर के लिए चुना गया। तो देखा जाए तो ये रम गन्ने के शुद्ध रस से बनी एक प्रीमियम रम है, जिसे बिना किसी रंग या स्वाद के अमेरिकी ओक बैरल में एज्ड किया जाता है। यह रम पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट, आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2025। तो 26 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में पशुपालन एवं डेयरी विभाग के आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2025 का वार्षिक प्रकाशन किया गया। आगे इसमें देखा जाए इम्पोर्टेंट देखते हैं। ये सर्वेक्षण देश भर में 3 मौसमों अर्थात ग्रीष्म, शीत और वर्षा ऋतु में किया जाता है। तो इसमें देखा जाए तो दूध उत्पादन में देश में 2024-25 के दौरान कुल दूध उत्पादन 247.87 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 3.58% की वृद्धि दर्ज करता है। वहीं प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता जो है वो 2024-25 में 485 ग्राम प्रतिदिन पर आ गई है। शीर्ष 5 दूध उत्पादक राज्यों में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, जो कि 15.66% का योगदान करता है। वहीं दूसरे पे राजस्थान है, तीसरे पे मध्य प्रदेश, चौथे पे गुजरात और पाँचवें पे महाराष्ट्र का स्थान है। ये सभी कुल मिलाकर देश के दूध उत्पादन में 54.09% का योगदान करते हैं। विदेशी संकर नस्ल के मवेशियों से दूध उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 4.97% की वृद्धि हुई और देशी अज्ञात मवेशियों से दूध उत्पादन में 3.51% की वृद्धि हुई। भैंसों से दूध उत्पादन 2.45% की वृद्धि हुई है। दुग्ध उत्पादन में भारत जो है दुनिया में पहले स्थान पर है। अंडा उत्पादन, भारत विश्व भर में अंडा उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। 2024-25 में 149.11 अरब अनुमानित है। इसमें 4.44% की वृद्धि हुई है। अनुमानित प्रति व्यक्ति अंडा की उपलब्धता 2024-25 में 106 अंडे प्रति वर्ष हो गई है। इनमें सबसे बड़ा योगदान आंध्र प्रदेश का है, जो कि कुल अंडा उत्पादन में हिस्सेदारी 18.37% का रखता है। उसके बाद दूसरे पे तमिलनाडु है, तीसरे पे तेलंगाना, चौथे पे पश्चिम बंगाल और पाँचवें पे कर्नाटक का स्थान है। सामूहिक रूप से ये राज्य भारत के कुल अंडा उत्पादन में 64.37% का योगदान करते हैं।
कुल उत्पादित अंडों में से व्यावसायिक मुर्गी पालन में 125.98 अरब अंडों का योगदान दिया जाता है, जो राष्ट्रीय उत्पादन का 84.49% है। दूसरी ओर जो बैकयार्ड में जो मुर्गी पालन से 23.13 अरब अंडों का उत्पादन होता है। मांस उत्पादन, भारत का वैश्विक स्थान इसमें चौथा है और 2024-25 के दौरान 10.50 मिलियन टन अनुमानित इसका उत्पादन हुआ। इसमें 2.46% की वृद्धि हुई है। अगला ये है कि मुर्गी पालन से मांस उत्पादन 5.18 मिलियन टन है, जो कि कुल मांस उत्पादन का लगभग आधा है। शीर्ष 5 मांस उत्पादक राज्यों में पश्चिम बंगाल पहले पे है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश और तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे आंध्र प्रदेश और पाँचवें पे तेलंगाना है। ये सभी कुल मांस उत्पादन में 57.55% की भागीदारी करते हैं। ऊन उत्पादन 2024-25 के दौरान 34.57 मिलियन किलोग्राम अनुमानित है और पिछले वर्ष की तुलना में 2.63% की वृद्धि हुई है। कुल ऊन उत्पादन में राजस्थान सबसे बड़ा योगदान करता है, जो कि 47.85% की भागीदारी करता है। इसके बाद दूसरे पे जम्मू कश्मीर, तीसरे पे गुजरात, चौथे पे महाराष्ट्र और पाँचवें पे हिमाचल प्रदेश का स्थान आता है। याद रखिएगा, पाँचवें पे हिमाचल प्रदेश का स्थान आता है। इन राज्यों का कुल मिलाकर के कुल ऊन उत्पादन में 85.98% का योगदान है। नेक्स्ट, गूगल पे ने भारत में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो ऐसा दुनिया में पहली बार भारत में 17 दिसंबर 2025 को ये कार्ड लॉन्च हुआ और ये कार्ड एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में और रुपए नेटवर्क पर जारी किया गया है। यह क्रेडिट कार्ड गूगल पे से एकीकृत है और इसे सीधे यूपीआई से जोड़ा जा सकता है, जिससे उपयोगकर्ता क्रेडिट के माध्यम से यूपीआई मर्चेंट भुगतान आसानी से कर सकते हैं। यह गूगल एक्सिस बैंक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड रुपए नेटवर्क पर आधारित है, जिससे यह यूपीआई मर्चेंट भुगतान के लिए पूरी तरह अनुकूल है, क्योंकि वीज़ा वह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि वीज़ा और मास्टर कार्ड के क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक नहीं किया जा सकता। कार्ड की एक प्रमुख नवाचार विशेषता है इंस्टेंट रिवॉर्ड सिस्टम। पारंपरिक क्रेडिट कार्ड के विपरीत, जहां रिवॉर्ड या कैशबैक महीने के अंत में आता है, इस कार्ड में हर लेन देन पर तुरंत रिवॉर्ड मिलता है, जिससे अगली पेमेंट में तुरंत प्रयोग किया जा सकता है। रुपए और यूपीआई दोनों का संचालन नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि एक्सिस बैंक इस क्रेडिट कार्ड का इशूइंग बैंक है। यह साझेदारी गूगल की तकनीकी क्षमता और विशाल यूज़र बेस को एक्सिस बैंक की बैंकिंग विशेषज्ञता, रेगुलेटरी अनुपालन और क्रेडिट अंडरराइटिंग के साथ जोड़ती है। यह सहयोग भारत के वित्तीय क्षेत्र में बैंक फिनटेक साझेदारी के बदलते मॉडल को दर्शाता है। नेक्स्ट है, यूपीआई को आईएमएफ ने दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना। तो आईएमएफ की जून 2025 की रिपोर्ट में ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट्स द वैल्यू ऑफ इंटर ऑपरेबिलिटी में यूपीआई को ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम माना गया है। इसके अलावा एसीआई वर्ल्ड वाइड की 2024 की रिपोर्ट में प्राइम टाइम फॉर रियल टाइम के अनुसार यूपीआई की ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट सिस्टम ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में लगभग 49% हिस्सेदारी है। यूपीआई जो है वो एक रियल टाइम डिजिटल भुगतान प्रणाली है, जिसे एनपीसीआई ने आरबीआई के निर्देशन में विकसित किया है। इसके माध्यम से उपयोगकर्ता मोबाइल फ़ोन पर यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड का उपयोग कर किसी भी बैंक खाते से इंस्टेंट धन स्थानांतरण कर सकते हैं। 2016 में लॉन्च हुआ यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान को पूरी तरह बदल कर रख दिया था। एसीआई वर्ल्ड वाइड 2024 के अनुसार वैश्विक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम में कुल 266.2 अरब लेन देन हुए, जिनमें से 129.3 अरब यानी 49% केवल भारत के यूपीआई से हुआ। शीर्ष देश रियल टाइम लेन देन में अगर देखें तो सबसे पहले नंबर पे भारत है 49% की वैश्विक हिस्सेदारी के साथ। दूसरे पे ब्राज़ील है 14% वैश्विक हिस्सेदारी। तीसरे पे थाईलैंड है 8% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ। नेक्स्ट, आरबीआई ने फिनो पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में परिवर्तित होने की मंजूरी दी। तो फिनो पेमेंट बैंक को आरबीआई ने इन प्रिंसिपल यानी सैद्धांतिक मंजूरी मिली है कि वह स्मॉल फाइनेंस बैंक में परिवर्तित हो सकता है।
यह घोषणा 5 दिसंबर 2025 को हुई। फिनो पहला पेमेंट बैंक है जिसे यह अनुमति मिली है। यह मंजूरी फिनो द्वारा ऑन टैप SFB लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क के तहत लगभग 2 वर्ष पहले दिए गए आवेदन के बाद प्राप्त हुई है। देखा जाए तो पेमेंट बैंक वित्तीय समावेशन बढ़ाने के लिए बनाए गए बैंक हैं जिन पर कई प्रतिबंध होते हैं, जैसे प्रति ग्राहक 2 लाख रुपए से अधिक जमा स्वीकार नहीं कर सकते, ऋण लोन नहीं दे सकते, फॉरेक्स यानी विदेशी मुद्रा लेन देन की अनुमति नहीं होती है, केवल डिजिटल बैंकिंग, पेमेंट सेवाएं, बिल भुगतान, ATM कार्ड, फंड ट्रांसफ़र जैसी सुविधाएं दे सकते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक वे पूर्ण सेवा बैंक होते हैं जिनका उद्देश्य है छोटे और सीमांत किसान, सूक्ष्म और लघु उद्योग, असंगठित क्षेत्र के उद्यम को बैंकिंग और क्रेडिट पहुंच उपलब्ध कराना। इनकी क्षमताओं में किसी भी राशि की जमा को स्वीकार करना, लोन, क्रेडिट देना, सभी प्रमुख बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना तथा 25% शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में खोलना अनिवार्य होता है। RBI के ऑन टैप SFB लाइसेंसिंग दिशा निर्देशों के अनुसार पेमेंट बैंक को कम से कम 5 वर्ष संचालन पूरा करना आवश्यक होता है। इसका स्वामित्व भारतीय निवासियों के पास हो सकता है। अनुपालन, गवर्नेंस, वित्तीय स्वास्थ्य जैसे मापदंड इसमें महत्वपूर्ण तत्व हैं। नेक्स्ट, जापान ने JPYC नामक दुनिया का पहला येन पेग्ड स्टेबल कॉइन लॉन्च किया। जापान ने 27 अक्टूबर 2025 को JPYC नामक दुनिया का पहला येन पेग्ड स्टेबल कॉइन आधिकारिक रूप से लॉन्च किया। यह कदम जापान की पारंपरिक नकद और क्रेडिट कार्ड आधारित अर्थव्यवस्था से डिजिटल वित्तीय पारिस्थितिकी की ओर एक बड़ा बदलाव माना जाता है। इस डिजिटल टोकन को टोक्यो स्थित स्टार्टअप JPYC इंक द्वारा जारी किया गया, जो कि जापानी येन और सरकारी ब्रांड द्वारा पूरी तरह समर्थित है। लॉन्च फेज में इसके लेन देन पर शून्य शुल्क रखा गया है। JPYC एक ब्लॉकचेन आधारित स्टेबल कॉइन है, यानी ऐसा डिजिटल टोकन है जो एक जापानी येन बराबर 1 JPYC को की स्थिर दर बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह घरेलू बचत और जापानी सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा समर्थित है, जिससे इसे स्थिरता और सरकारी विश्वसनीयता प्राप्त होती है। कंपनी जो है अगले 3 वर्षों में 10 ट्रिलियन येन लगभग 66 अरब डॉलर मूल्य तक के टोकन जारी करने की योजना बना रही है। JPYC का लक्ष्य इसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान और स्टार्टअप्स के लिए सस्ता, तेज और सुरक्षित डिजिटल माध्यम बनाना है। वैश्विक डिजिटल वित्तीय प्रणाली में अमेरिकी डॉलर आधारित स्टेबल कॉइन्स जैसे USDT, USDC का दबदबा रहा है, जो करीब 99% बाजार हिस्सेदारी रखते हैं। नेक्स्ट, RBI ने SBI, HDFC और ICICI बैंक का DSIB दर्जा बरकरार रखा। तो RBI ने 2 दिसंबर 2025 को कहा कि SBI, HDFC और ICICI बैंक ने डोमेस्टिक सिस्टमैटिक इम्पॉर्टेंट बैंक यानी DSIB का दर्जा बरकरार रखा है। इन बैंकों को अर्थव्यवस्था के लिए टू बिग टू फेल माना जाता है, क्योंकि इनके असफल होने से पूरी बैंकिंग प्रणाली और आर्थिक गतिविधियों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। 2025 के अनुसार DSIB बैंकों को उनके प्रणालीगत महत्व के आधार पर बकेट में रखा गया, जिसमें SBI को बकेट 4 में सबसे अधिक अतिरिक्त यानी CET1 पूंजी जो कि 0.80% रखनी होगी, जबकि HDFC बैंक को बकेट 2 में यानी 0.40% और ICICI बैंक को बकेट 1 में यानी 0.20% अतिरिक्त CET1 पूंजी रखनी होगी। DSIB ढांचा पहली बार 2014 में लागू हुआ था और 2023 में इसे संशोधित किया गया, जबकि 2025 की सूची 31 मार्च 2025 के डेटा पर आधारित है, जिसमें सभी बैंक अपने पहले वाले बकेट में ही बने हुए हैं। साथ ही जिन विदेशी बैंकों को उनके देश में GSIB घोषित किया गया है, उन्हें भी भारत में अतिरिक्त पूंजी रखनी होगी। नेक्स्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा को बेस्ट बैंक इन इंडिया अवार्ड मिला। तो बॉब को फाइनेंशियल टाइम्स के प्रतिष्ठित प्रकाशन द बैंकर के द्वारा आयोजित बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 एशिया पैसिफिक में बेस्ट बैंक इन इंडिया के सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड उसके डिजिटल बैंकिंग मॉडल का विस्तार, मजबूत ग्राहक सहायता और पहुंच तथा छोटे व्यवसायों के लिए स्मार्ट OD सुविधा के लिए दिया गया है। ग्राहक वीडियो कॉल के माध्यम से डिजिटल रूप से बैंक से जुड़ सकते हैं या ज़रूरत पड़ने पर शाखा में जाकर यूनिवर्सल सर्विस डेस्क पर सहायता ले सकते हैं
यह हाइब्रिड मॉडल बैंक की ग्राहक सेवा को आधुनिक और सुविधाजनक बनाता है। द बैंकर मैगजीन के अनुसार बैंक का यह विस्तार ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में लोगों के लिए बैंकिंग को अधिक सरल और सुलभ बनाता है। नेक्स्ट, यूपीआई लेन देन तीव्रता में तेलंगाना शीर्ष पर है। सितंबर 2025 में आरबीआई द्वारा जारी बुलेटिन कहता है कि प्रति व्यक्ति यूपीआई लेन देन तीव्रता के मामले में तेलंगाना भारत में सबसे आगे है। उसके बाद कर्नाटक का स्थान है, फिर आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पे है, चौथे पे दिल्ली और पाँचवें पे महाराष्ट्र का स्थान है। भुगतान प्लेटफॉर्मों के संदर्भ में फ़ोन पे 58% मात्रा और 53% मूल्य के साथ यूपीआई लेन देन में अग्रणी है। नेक्स्ट, भारत और एशिया बैंक के बीच $800 मिलियन के 3 समझौते। तो भारत और एडीबी के बीच 29 नवंबर को $800 मिलियन से अधिक के ऋण और $1 मिलियन के अनुदान सहित 3 इम्पोर्टेंट समझौते हुए, जिनका उद्देश्य महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात और असम में सतत विकास को गति देना है। महाराष्ट्र को $500 मिलियन का ऋण कृषि सौर ऊर्जाकरण के लिए दिया गया है, जिसके तहत 2028 तक 9 लाख किसानों को दिन में सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई उपलब्ध कराने, सब स्टेशनों के उन्नयन, नई लाइनों के निर्माण और 500 मेगावाट बैटरी स्टोरेज क्षमता स्थापित करने की योजना है। तो वहीं एमपी के लिए $190.6 मिलियन का ऋण इंदौर मेट्रो के 8.62 किलोमीटर भूमिगत कॉरिडोर और 7 स्टेशनों के विकास में लगाया जाएगा, जिससे जाम की स्थिति 2030 से बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है। गुजरात को $109.97 मिलियन का सहयोग कौशल विकास, 11 मेगा आईटीआई के उन्नयन, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने और उद्योग संरेखित पाठ्यक्रम बनाने के लिए मिलेगा। तो वहीं असम में $1 मिलियन का अनुदान वेटलैंड्स के पुनर्जीवन और 4000 हेक्टेयर मत्स्य पालन क्षेत्रों के सुधार, स्वदेशी मछली उत्पादन बढ़ाने और बाढ़ प्रबंधन के लिए दिया जाएगा। सेबी द्वारा पोस्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी की शुरुआत। तो 8 दिसंबर 2025 को सेबी के द्वारा पोस्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी यानी परवा की शुरुआत हुई। यह एक नया सत्यापन तंत्र होगा जिससे विनियमित बाजार मध्यस्थों के द्वारा किए गए पिछले प्रदर्शन के दावों को प्रमाणित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। परवा को एनएसई के सहयोग से केयर रेटिंग्स के द्वारा पायलट आधार पर संचालित किया जाएगा। यह एक प्रारंभिक ढांचे के रूप में कार्य करेगा जो सेबी पंजीकृत निवेश सलाहकारों, शोध विश्लेषकों और एल्गोरिदम स्टॉक ब्रोकरों को निवेशकों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित पिछले रिटर्न प्रस्तुत करने की अनुमति देगा। इसका उद्देश्य वित्तीय प्रभावकों और अपंजीकृत संस्थाओं द्वारा किए गए भ्रामक दावों पर अंकुश लगाना है। नए ढांचे के तहत परवा को 2 स्तरीय संरचना के माध्यम से काम करेगा। एक सेबी पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो परवा के रूप में कार्य करेगी और एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को परवा डेटा सेंटर के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने कोयला आवंटन से जुड़ी कोल सेतु विंडो को मंजूरी दी। तो ये जो है 10 सितंबर 2025 को मंजूरी मिली है इसे, और जिसे 2016 को एनआरएस लिंकेज नीलामी नीति से जोड़ा गया है। अब क्या है कि अब दीर्घकालिक नीलामी के माध्यम से किसी भी औद्योगिक उपयोग और निर्यातों के लिए कोयला उपलब्ध कराया जाएगा। कोल सेतु विंडो के द्वारा कोई भी घरेलू औद्योगिक उपभोक्ता नीलामी में भाग लेकर कोयला लिंकेज प्राप्त कर सकता है। हालांकि ट्रेडर्स इसके लिए पात्र नहीं होंगे और कोकिंग कोयला इसमें शामिल नहीं रहेगा। इस नीति में पहले से लागू एंड यूज़ श्रेणियों की पाबंदियां हटा दी गई हैं और इसमें क्या है कि देश के भीतर पुनः बिक्री की अनुमति नहीं होगी। इसमें यह है कि इस नीति में पहले से लागू एंड यूज़ श्रेणियों की पाबंदियों को हटा दिया गया है, जिससे उद्योग किसी एक तय क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेंगे और कोयले का उपयोग विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों, स्व उपभोग, निर्यात या कोयला धुलाई जैसे स्वीकृत उद्देश्यों के लिए किया जा सकेगा, लेकिन देश के भीतर पुनः बिक्री की अनुमति नहीं होगी। लिंकेज धारक अपने आवंटित कोयले का अधिकतम 50% तक निर्यात कर सकेंगे और ग्रुप कंपनियों के बीच कोयले को साझा करने की भी सुविधा होगी। पहले एनआरएस नीति के तहत सीमेंट, स्पंज आयरन, स्टील, एल्युमिनियम और उनके कैप्टिव पावर प्लांट्स जैसे क्षेत्रों की सीमित
एंड यूज़र शर्तों के साथ लिंकेज दी जाती थी, लेकिन बदलते जो कोयला बाज़ार है और वाणिज्यिक खनन में एंड यूज़ की छूट को देखते हुए सरकार ने लिंकेज नीति को अधिक उदार बनाया है। कोल सेतु के माध्यम से घरेलू कोयले के उपयोगकर्ताओं का दायरा बढ़ाने, आयात निर्भरता घटाने, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार और वर्तमान कोयला भंडार के बेहतर उपयोग का लक्ष्य भी रखा गया है। इससे उद्योगों को नियमित और भरोसेमंद कोयला आपूर्ति मिल सकेगी। नेक्स्ट है, आरबीआई ने $5 बिलियन रुपया सेल स्वैप की घोषणा की। तो अभी हाल ही में आरबीआई ने दिसंबर 2025 में $1 ट्रिलियन की ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी ओएमओ खरीद और $5 बिलियन रुपया स्वैप की घोषणा की, जिसका उद्देश्य रुपए की कमज़ोरी और विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली के कारण बैंकिंग प्रणाली में पैदा हुई नकदी की कमी को दूर करना है। ओएमओ के तहत आरबीआई सरकारी बॉन्ड खरीदकर सिस्टम में नकदी डालता है, जिससे ब्याज दरें स्थिर रहती हैं और बैंकिंग क्षेत्र को सस्ती फंडिंग मिलती है। रुपए के 90 प्रति डॉलर से ऊपर जाने पर डॉलर मांग बढ़ने, विदेशी निकासी कॉल मनी रेट यानी तरलता के लिए कम अवधि के लिए उधार और ट्रेजरी यील्ड्स यानी सरकार के द्वारा जारी सरकारी प्रतिभूतियों पर निवेशकों को मिलने वाली ब्याज, इसमें उछाल जैसी समस्याएं सामने आती हैं, जिन्हें ओएमओ यानी खुला बाजार परिचालन के ज़रिए नियंत्रित किया जाता है। यह बैंकिंग तरलता की भरपाई करता है, मनी मार्केट का तनाव घटाता है और मौद्रिक नीति के प्रभाव को सुचारू रूप से आगे बढ़ाता है। आइए देखते हैं रेपो रेट। जहाँ अल्पकालिक तरलता समायोजन का साधन है, तो वहीं ओएमओ लंबे समय के लिए स्थायी नकदी प्रदान करता है। इसलिए आरबीआई वीवीआर यानी वेरिएबल रेपो रेट से अस्थायी तरलता खींचते हुए ओएमओ से दीर्घकालिक संतुलन बनाए रखता है। आगे है कि एक ये पॉइंट और देख लेते हैं कि सेल स्वैप का क्या लक्ष्य होता है। इसका लक्ष्य होता है इस रुपये को स्थिर करना और तरलता प्रबंधन का समर्थन करना है। डॉलर रुपया सेल स्वैप एक विदेशी मुद्रा लेन देन है, जिसमें बैंक भारतीय रुपये के बदले आरबीआई को अमेरिकी डॉलर बेचते हैं। अगला है टॉपिक, भारतीय अर्थव्यवस्था कम महंगाई और अधिक ग्रोथ के गोल्डीलॉक्स दौर में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक दुर्लभ दौर से गुजर रही है, जो कि है गोल्डीलॉक्स फेज़, जहां तेज़ विकास दर, नियंत्रित महंगाई और स्थिर नीतियां एक साथ दिखाई दे रही हैं, जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था व्यापार युद्ध, अमेरिकी टैरिफ, भू राजनीतिक तनाव और कमज़ोर मुद्राओं जैसी चुनौतियों से जूझ रही है। इसके पीछे मुख्य कारण है लगातार गिरती मुद्रास्फीति, जो 3 वर्षों से कम हो रही है और वर्तमान में सिर्फ 2.2% पर है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली 2 तिमाहियों में 8% की मजबूत जीडीपी वृद्धि, जो दुनिया में सबसे तेज़ है। महंगाई लक्ष्य से नीचे होने पर आरबीआई ने 2025 में कुल 125 बेसिस पॉइंट की दरों में कटौती की और रेपो रेट 5.25% कर दिया, जिससे नीतियां और अधिक विकास समर्थक बनी और निवेशकों का भरोसा बढ़ा। रुपए के 5% से अधिक कमज़ोर होने और 90 रुपये प्रति डॉलर पार करने के बावजूद विशेषज्ञ इसे चिंताजनक नहीं मानते, क्योंकि यह दबाव घरेलू कमजोरी नहीं बल्कि वैश्विक डॉलर की मजबूती से जुड़ा है। नेक्स्ट टॉपिक है, आरबीआई ने एकीकृत लोकपाल योजना यानी आरबीआईओएस रिपोर्ट जारी की। तो आरबीआई का इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम की 1 दिसंबर 2025 को जारी वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 में बताया कि ग्राहकों की शिकायतों में बढ़ोतरी के बावजूद बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के संकेत मिले हैं। रिपोर्ट कहती है कि कुल 13.34 लाख शिकायतें दर्ज हुई, जो पिछले वर्ष से 13.55% ज़्यादा हैं, जिनमें से 9.11 लाख शिकायतें केंद्रीकृत प्राप्ति एवं प्रसंस्कृत केंद्र और 2.96 लाख ओम्बड्समैन कार्यालयों से निपटाई गई। प्रति लाख बैंक खातों पर शिकायतें 8.9 से घटकर 7.7 हो गई, जबकि 91% से अधिक शिकायतें डिजिटल माध्यम से दर्ज की गई। शिकायतों में बैंक सबसे आगे रहे 81.53%। इसके बाद ग्राहक इंटरफेस वाले एनबीएफसीज रहे और निजी क्षेत्र के बैंकों के खिलाफ शिकायतें सार्वजनिक बैंकों से अधिक रही। ऋण एवं अग्रिम, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल ई बैंकिंग, जमा खाते और एटीएम डेबिट कार्ड से जुड़ी शिकायतों का हिस्सा 86% से अधिक पाया गया। हालांकि डिजिटल बैंकिंग शिकायतें 12.74% घटी। शिकायत निपटान दर 93.07% रही और जबकि सिर्फ 36 मामलों में औपचारिक निर्णय दिया गया।
1.09 लाख शिकायतें गैर योग्य पाई गई हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 2024-25 में देश में कृषिगत उत्पादन के अंतिम आंकड़े। तो किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा 20 नवंबर 2025 को ये आंकड़े जारी किए गए। अंतिम अनुमानों में 24-25 में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 3,577.32 लाख मीट्रिक टन या 357.73 मिलियन टन हुआ। इसमें देखें तो कुल चावल उत्पादन में 1501.84 लाख मीट्रिक टन हुआ। और हाल ही में भारत चावल उत्पादन में चीन को पीछे छोड़कर शीर्ष फर्स्ट पे आ गया, यानी चावल अब उत्पादन में भारत पहले स्थान पे है। 2024-25 में गेहूं का उत्पादन 1169.45 लाख मीट्रिक टन हुआ और मक्के का उत्पादन हुआ 434.09 लाख मीट्रिक टन। श्री अन्न का उत्पादन जो हुआ वो 185.92 लाख मीट्रिक टन हुआ, जो पिछले वर्ष से 10.2 लाख मीट्रिक टन अधिक है। इसके अलावा पोषक मोटे अनाजों का उत्पादन 639.21 लाख मीट्रिक टन हुआ। दालों में तूर का उत्पादन 36.24 लाख मीट्रिक टन हुआ और पिछले उत्पादन वर्ष में ये 2.07 लाख मीट्रिक टन अधिक है। इसी आकलन में देखें तो 2024-25 में दालों का कुल उत्पादन 256.83 लाख टन हुआ, पिछले वर्ष की तुलना में 14.37 लाख टन अधिक। कुल तिलहन में 429.89 लाख मीट्रिक टन और तिलहनों में सोयाबीन का उत्पादन 152.68 लाख मीट्रिक टन, रैपसीड सरसों का उत्पादन 126.67 लाख मीट्रिक टन। 2024-25 के लिए कपास का उत्पादन 297.24 लाख गांठें और प्रत्येक एक गांठ में 170 किलोग्राम होता है और गन्ने का उत्पादन 4,546.11 लाख मीट्रिक टन हुआ। तो इस प्रकार ये सब देखा जा चुका है। अब अगला है निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की 12 नवंबर 2025 की बैठक में इसको बताया गया, मंजूरी दी गई। योजना के तहत राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी यानी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी NCGTC के द्वारा सदस्य ऋण संस्थानों यानी मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को 100% ऋण गारंटी कवरेज प्रदान किया जा सकेगा, ताकि पात्र निर्यातकों जिनमें MSME भी शामिल है इनको 20,000 करोड़ तक की अतिरिक्त ऋण सुविधाएं प्रदान की जा सके। योजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी के माध्यम से वित्तीय सेवा विभाग द्वारा किया जाएगा, ताकि MSME सहित पात्र निर्यातकों को अतिरिक्त ऋण सहायता सदस्य ऋण संस्थान प्रदान कर सके। नेक्स्ट, निर्यातकों को वैश्विक बाजारों तक पहुंच के लिए समर्थ योजना। तो सरकार ने निर्यातकों को वैश्विक बाजारों तक पहुंच बेहतर दिलाने के लिए 31 दिसंबर 2025 को 4,531 करोड़ रुपए की बाजार पहुंच समर्थन योजना शुरू किया। इसके तहत निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों और खरीदारों से सीधे संपर्क से जुड़ी गतिविधियों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह योजना सरकार के 25,060 करोड़ रुपए के निर्यात प्रोत्साहन मिशन का हिस्सा है। वर्ष 2025 से 2031 के बीच इस योजना पर 4,531 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि चालू वित्त वर्ष के लिए 500 करोड़ रुपए अलग से निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट है विपणन वर्ष 2026-27 के लिए रबी उपजों का समर्थन मूल्य। तो विपणन वर्ष 2026-27 तक फसल वर्ष 2025-26 के लिए रबी उपजों के लिए MSP 1 अक्टूबर 2025 को की गई। इसमें 2026-27 के लिए गेहूं का MSP 2425 प्रति क्विंटल से बढ़ा करके 2585 रुपये प्रति क्विंटल किया गया, जो कि 160 रुपये की वृद्धि दर्शाता है। गेहूं का MSP उसकी उत्पादन लागत पर 6.6% का प्रतिफल किसानों को देगा और सरकारी आकलन में 2026-27 में गेहूं का उत्पादन लागत रुपए में देखें तो 1239 रुपये प्रति क्विंटल आकलित की गई है। 2025-26 में चने का MSP 5650 रुपये प्रति क्विंटल था और वहीं 2026-27 में इसकी उत्पादन लागत 3,699 रुपये प्रति क्विंटल हुई है। इस पर 59% का प्रतिफल प्रदान करते हुए इसका नया MSP जो है वो 5,875 रुपये है। जौ का उत्पादन जो है वो 2026-27 में 1,361 रुपये प्रति क्विंटल आकलित किया गया है उत्पादन लागत, और इस पर 58% का प्रतिफल प्रदान करते हुए 26-27 के लिए इसका MSP 2,150 रुपये प्रति क्विंटल है, जिसमें 170 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।
मसूर का MSP 7,000 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है और 300 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है और इसकी लागत पर 89% का प्रतिफल किसानों को प्रदान किया जाएगा। वहीं सैफ्लॉवर यानी कुसुम के MSP में सर्वाधिक 600 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि करते हुए इसे 5940 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 6540 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। तो ये पूछ सकता है कि किसके MSP में सर्वाधिक वृद्धि की गई है, तो वो कुसुम है और इसमें 50% प्रतिफल किसानों को प्राप्त होगा। रैपसेड सरसों का जो MSP है वो 5,950 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ करके 2026-27 में 6200 रुपये प्रति क्विंटल हुआ और इसमें 250 रुपये की वृद्धि हुई है। 2026-27 में के लिए इसका उत्पादन लागत जो थी किसकी रैपसीड एवं सरसों की, वो 3210 रुपये प्रति क्विंटल आकलित की गई है और MSP से 93% का इसमें प्रतिफल किसानों को प्राप्त होगा। तो आगे इसमें देख सकते हैं एक नज़र, गेहूं का जो MSP बढ़ा है वो 160 रुपये बढ़ा है और अब 2585 रुपये हो गया है। और वहीं अगर सर्वाधिक बढ़ोतरी देखें तो 600 रुपये के साथ सैफ्लॉवर कुसुम की है जो कि 6540 रुपये है। नेक्स्ट, भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी EFTA के बीच व्यापार समझौता लागू हुआ। तो 4 यूरोपीय देशों के समूह यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौते यानी टीपा ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए 10 मार्च 2024 को। तो टीपा 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो गया है और पहली बार इस तरह के समझौते में व्यापार एवं सतत विकास पर कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। 4 देशों के यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के सदस्यों में कौन कौन है, तो ये इंपॉर्टेंट 4 नाम है, याद रखने पड़ेंगे। इनमें आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड शामिल हैं। समझौते के तहत भारत को EFTA से 15 वर्षों में $100 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता मिली है। इसमें $50 अरब का निवेश 10 वर्ष में और शेष $50 अरब का निवेश इसके अगले 5 वर्षों में होगा। इससे भारत में 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। समझौते के तहत स्विस घड़ियों, चॉकलेट और तराशे व पॉलिश किए हुए हीरे जैसे कई उत्पादों पर कम या शून्य शुल्क लगाया जाएगा। समझौते में सुनिश्चित किया गया कि समझौते के संबंध में ना तो साझेदार देशों के कानूनों का और ना ही अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण व श्रम कानूनों का उल्लंघन हो। इससे पूर्व भारत में जुलाई 2025 में UK के साथ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता यानी सीटा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है तथा EU के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौते के लिए वार्ता अपने अंतिम चरण में है। नेक्स्ट टॉपिक है 2025-26 की पहली छमाही भारत का विदेशी व्यापार वैश्विक उथल पुथल व अमेरिका के टैरिफ के दबाव के बावजूद चालू वित्त वर्ष 25-26 की पहली छमाही में देश के वस्तुगत निर्यातों में 3.01% व आयातों में 4.53% की वृद्धि होती है। 15 अक्टूबर 2025 को जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल सितंबर 2025 में भारत के वस्तुगत निर्यात $220.12 अरब के रहे। इसी के साथ वस्तुगत जो आयात थे वो $358.85 अरब से बढ़कर $375.11 अरब के हो गए। इन आंकड़ों के साथ वस्तुगत व्यापार घाटा जो था 25-26 की पहली छमाही में $154.98 अरब रहा। वहीं अप्रैल सितंबर 2025 की अवधि में देश में सेवाओं का कुल आयात 97.68 अरब अनुमानित है, जबकि इसी अवधि में सेवाओं का कुल निर्यात 193.18 अरब अनुमानित है। अगर देखें तो अप्रैल सितंबर 2025 छमाही में सेवाओं के व्यापार में 95.50 अरब का आधिक्य रहा और देखा जाए तो वस्तुगत एवं सेवाओं के व्यापार के कुल आंकड़ों को मिलाकर देखें तो छमाही में देश में कुल निर्यात हुआ 413.30 अरब का और कुल आयात हुआ 472.69 अरब का। इस प्रकार 59.48 अरब का ट्रेड डेफिसिट रहा इस छमाही में वस्तुओं सेवाओं के विदेशी व्यापार में। नेक्स्ट टॉपिक है, पिछले 10 वर्षों में भारत के 28 राज्यों के कर्जों में बढ़ोतरी हुई है। तो 19 सितंबर 2025 को कैग की पहली डिकेडल रिपोर्ट आती है जिसमें भारत के 28 राज्यों का कुल सार्वजनिक ऋण 2013-14 के 17.57 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर के 2022-23 में 59.60 लाख करोड़ हो गया है, अर्थात इसमें 3.39% की
3.39 गुना वृद्धि हुई है। आगे देखा जाए तो राज्यों का सकल कर जो है 2022-23 में 28 राज्यों में कुल 59,60,428 करोड़ रहा, जो कि नेशनल जीडीपी के 22.17% के बराबर है। अगर हम राज्यवार उच्चतम ऋण देखें तो सबसे ज़्यादा पंजाब का है, जो कि 40.35% है। दूसरे पे नागालैंड का स्थान है, तीसरे पे वेस्ट बंगाल है, और वहीं अगर हम सबसे ऊंचा डेप्थ टू जीएसडीपी देखें तो वो उड़ीसा 8.545 है, माफ़ कीजिएगा, उड़ीसा का 8.45 है, महाराष्ट्र का 14.64 है, और गुजरात का 16.37 है, जो कि सबसे कम है। ऋण के स्रोत, अगर सार्वजनिक ऋण में बाजार से बॉन्ड, सिक्योरिटी, बैंकों, एलआईसी, नाबार्ड से ऋण, आरबीआई से अग्रिम अर्थोपाय, केंद्र सरकार द्वारा विशेष सहायता आदि शामिल। कोविड काल 2020-21 में जीएसडीपी में गिरावट व पूंजीगत व्यय में वृद्धि का प्रभाव है। सार्वजनिक ऋण के घटक हैं प्रतिभूतियां, ट्रेजरी बिल, बॉन्ड आदि तथा एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण। राजस्व आधारित संकेतक, पिछले दशक में राज्यों का कुल ऋण उनके आय अभिलेख का औसतन 150% था। वित्तीय वर्ष 2015 से 21 में 128% से 191% के बीच रहा। 11 राज्यों ने कारोबार संचालन व रेवेन्यू डेफिसिट चलाने के लिए भी ऋण लिया, जो गोल्डन रूल ऑफ बोरोइंग का उल्लंघन है, अर्थात ऋण सिर्फ निवेश या पूंजीगत निर्माण के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट है भारत का विदेशी ऋण। तो 30 सितंबर 2025 को कुल विदेशी ऋण 747.2 अरब डॉलर था। रिपोर्ट के अनुसार, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार मार्च से जून 2025 के दौरान विदेशी ऋण में हुई वृद्धि रुपए व अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर के मूल्य में हुई वृद्धि के चलते अधिक रही। डॉलर के मूल्य में यदि वृद्धि नहीं हुई होती तो इस अवधि में विदेशी ऋण में वृद्धि 11.2 अरब डॉलर के स्थान पर 6.2 अरब डॉलर की होती। जून 2025 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण जीडीपी का 18.9% था, जो कि मार्च 2025 के अंत में 19.1% था। अगर हम देखें कुल ऋण में तो सर्वाधिक विदेशी ऋण में दीर्घकालिक ऋण 611.7 अरब डॉलर और अल्पकालिक जो ऋण है वो 135.4 अरब डॉलर का है। कुल विदेशी ऋण में 81.9% भाग दीर्घकालिक ऋणों का और अल्पकालिक ऋण जो है वो 18.1% का है। अगर हम देखें तो कुल विदेशी ऋण का सर्वाधिक 53.8% भाग जो है डॉलर का है। दूसरे स्थान पर भारतीय रुपये का है, और कुल विदेशी ऋण का 6.6% येन में, 4.6% एसडीआर में और 3.5% भाग यूरो में है। नेक्स्ट, जून 2025 के अंत में देश में आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष कुल विदेशी ऋणों का 93.4% थे, जो कि मार्च 2025 के अंत में 90.8% था। रिपोर्ट कहती है कि जून 2025 के अंत में कुल विदेशी ऋण में 168.0 यानी 168 अरब डॉलर सरकारी ऋण यानी जीडीपी का 4.3% तथा 569.2 अरब डॉलर गैर सरकारी ऋण जो कि जीडीपी का 14.7% था। नेक्स्ट, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ। तो केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित 6 वर्षीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ पीएम मोदी ने 11 अक्टूबर 2025 को किया। देश में दालों के आयात पर निर्भरता कम करने व बढ़ती हुई घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने, उत्पादन को अधिकतम करने तथा किसानों की आय में वृद्धि के लिए 6 वर्षीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के अंतर्गत 2025-26 से 2030-31 की अवधि में 11,440 करोड़ के परिव्यय से इसे क्रियान्वित किया जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य दलहन खेती के क्षेत्र को 310 लाख हेक्टेयर तक विस्तृत करना है, दलहन उत्पादन को 350 लाख टन तक बढ़ाना तथा उत्पादकता को 1130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक बढ़ाना है। नेक्स्ट है कि उत्पादन में वृद्धि के लिए दालों की उच्च उत्पादकता वाली कीट प्रतिरोधी व जलवायु प्रतिरोधी नवीनतम किस्मों के विकास और प्रसार पर जोर दिया जाएगा तथा क्षेत्रीय उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख दलहन उत्पादक राज्यों में बहुस्थानीय परीक्षण किए जाएंगे। दालों की उन्नत किस्मों को व्यापक रूप से उपलब्ध कराने के लिए 2030-31 तक 370 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए दलहन उत्पादक किसानों को
126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज इस मिशन के तहत वितरित किए जाएंगे। मिशन के उद्देश्यों में दलहन के तहत 35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का विस्तार करना शामिल है। इसके लिए किसानों को 88 लाख के बीज कीट निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के धार में भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास। तो वस्त्र उद्योग के बहुमुखी विकास के लिए 7 प्रस्तावित पीएम मित्र यानी पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क का शिलान्यास पीएम मोदी के द्वारा 7 सितंबर 2025 को एमपी के धार जिले के बदनावर स्थित भैंसोला गांव में किया गया है। ये 5F विज़न यानी फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन व फैशन से फॉरेन पर आधारित पीएम मित्र पार्क वस्त्र मूल श्रृंखला के सभी तत्वों के लगभग 3 लाख प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन करेगा। और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इन निवेशों से जो निवेश होगा इसमें उससे यार्न, फैब्रिक और गारमेंट उत्पादन की संपूर्ण वैल्यू चेन यहीं विकसित होगी, जिससे प्रदेश का टेक्सटाइल उद्योग वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकेगा। देखा जाए तो देश में 7 पीएम मित्र पार्कों की स्थापना की घोषणा 2023 में की गई थी। यह पार्क विरुधनगर तमिलनाडु में, वारंगल तेलंगाना में, नवसारी गुजरात में, कालबुर्गी कर्नाटक, धार एमपी, लखनऊ उत्तर प्रदेश और अमरावती महाराष्ट्र इनमें स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है भारत के सबसे धनी 100 लोगों की फोर्ब्स सूची। तो 8 अक्टूबर 2025 को ये सूची जारी हुई और इसमें 100 सर्वाधिक धनी लोगों की कुल संपत्ति का मूल्य पूर्व वर्ष की तुलना में 9% घटा है। यह $1.1 ट्रिलियन से घटकर $1 ट्रिलियन ही रह गया है। देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मुकेश अंबानी देश के सबसे अमीर व्यक्ति बने, जबकि दूसरे पे अडानी ग्रुप के गौतम अडानी एंड फैमिली हैं। और इसमें तीसरे स्थान पे जिंदल ग्रुप की सावित्री जिंदल का स्थान है और इसमें ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं उतना। देखा जाए तो पहली बार स्थान पाने वाले 3 नाम जो 3 लोग नए जुड़े हैं उनमें वारी एनर्जी सोलर ग्रुप के दोषी भाई बहन आते हैं जिनका 37वां स्थान है। फाइनेंस कंपनी ऑथम इंडस्ट्रीज़ की अल्पना डांगी व इलेक्ट्रॉनिक कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के सुनील वचानी ये शामिल किए गए हैं। अगला है विपणन वर्ष 2025-26 में चीनी उत्पादन, जो कि 3.4 मिलियन टन एथेनॉल डाइवर्जन के पश्चात 30.95 मिलियन टन कुल उत्पादन रहने का भारतीय चीनी एवं जैव ऊर्जा निर्माता संघ द्वारा जारी पहले अग्रिम अनुमान में अनुमानित किए गए हैं। नेक्स्ट है इस्मा के अनुसार 3 प्रमुख उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र, यूपी व कर्नाटक से उत्पादन अधिक रहने का अनुमान के चलते इस वर्ष देश में चीनी की उपलब्धता बेहतर रहेगी, जिसे देखते हुए चीनी निर्यात की भी संभावना रहेगी। चीनी वर्ष 2025-26 में महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन 13 मिलियन टन रहा, यूपी में 10.32 मिलियन टन और कर्नाटक में 6.35 मिलियन टन रहा। इस अवधि में महाराष्ट्र में गन्ने का क्षेत्रफल 1.38 से बढ़कर 1.47 मिलियन हेक्टेयर हो गया, जबकि यूपी में 3% और कर्नाटक के रकबे में 6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नेक्स्ट है रूसी कंपनी और HAL के बीच यात्री विमान निर्माण के लिए समझौता। तो नैरो बॉडी SJ-100 यात्री विमानों का निर्माण HAL द्वारा रूस की सरकारी एरोस्पेस कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के सहयोग से किया जाएगा, जिसके तहत दोनों कंपनियों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर 27 अक्टूबर 2025 को किया गया। यह पहली बार होगा जब पूर्णतः यात्री विमानों का निर्माण भारत से किया जाएगा। SJ-100 यात्री विमानों का उपयोग कम दूरी की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए किया जाएगा। UAC के अनुसार विमान की रेंज लगभग 3530 किलोमीटर है तथा 16 से अधिक एयरलाइंस 200 से ज़्यादा ऐसे विमानों का संचालन वर्तमान में कर रही है। देखा जाए तो HAL के अनुसार इसी तरह की एक परियोजना के तहत ब्रिटिश कंपनी के बहुउद्देशीय AVRO HS-748 विमानों का निर्माण 1961 से 88 के दौरान HAL द्वारा किया गया था। इन विमानों का प्रयोग भारतीय वायुसेना करती थी। SJ-100 भारत में बनने वाला पूर्णतः यात्री विमान होगा, जिसे उड़ान योजना के लिए कम दूरी की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। नेक्स्ट, GDP आकलन के लिए नया आधार वर्ष 2022-23। तो भारत में स्थिर मूल्यों पर GDP व राष्ट्रीय आय संबंधी आकलनों के लिए नया आधार वर्ष 2022-23 होगा। GDP के साथ साथ औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP का आधार वर्ष भी
2022-23 होगा। वर्तमान में इन गणराज्यों के लिए 2010 से 12 को आधार वर्ष के रूप में उपयोग किया जाता रहा है, लेकिन CPI का आधार वर्ष जो वर्तमान में 2012 है से बदलकर 2024 किया जाना प्रस्तावित है। नए आधार वर्ष पर GDP की नई श्रृंखला 27 फरवरी 2026 को जारी किए जाने की संभावना है। आधार वर्ष में यह परिवर्तन भारतीय अर्थव्यवस्था में हो संरचनात्मक परिवर्तनों को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए किया जा रहा है। अर्थव्यवस्था के नए क्षेत्रों यथा डिजिटल एवं सेवा क्षेत्रों के विस्तार तथा UPI, ई-कॉमर्स आदि के आंकड़ों के नए स्रोतों आदि का समावेश GDP की नई श्रृंखला में किया जा सकेगा। GDP आकलन हेतु नए आधार वर्ष निर्धारण हेतु सुझाव देने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ IEG के सेवानिवृत्त प्रोफेसर विश्वनाथ गोलडार की अध्यक्षता में 26 सदस्यीय समिति का गठन सरकार ने जून 2024 में किया था। नेक्स्ट है 16वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति जी को सौंपी। तो अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता वाले 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को 17 नवंबर 2025 को सौंपी। 2026-27 से शुरू होने वाले 5 वर्षों में केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से तथा राज्यों को मिलने वाले केंद्रीय अनुदानों के लिए फॉर्मूला तय करने हेतु 16वें वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड 1 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उसे 31 अक्टूबर 2025 तक का समय दिया गया था। बाद में इसे 30 नवंबर 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया। अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी ने आयोग के अन्य सदस्यों, पूर्णकालिक सदस्य सेवानिवृत्त नौकरशाह श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू व अर्थशास्त्री मनोज पांडे तथा अंशकालिक सदस्यों SBI समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर सौम्यकांति घोष व RBI के डिप्टी गवर्नर TB रवि तथा सचिव ऋत्विक पांडे के साथ ही यह रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। यह रिपोर्ट वित्त मंत्री के द्वारा आर्टिकल 281 के तहत संसद में प्रस्तुत किए जाने के बाद ही सार्वजनिक की जाएगी। आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 वर्षों की अवधि 2026-27 से 2030-31 के लिए लागू की जाएगी। नेक्स्ट है 8वें वेतन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन आदि का पुनरीक्षण 10 वर्ष के पश्चात वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी और 8वें वेतन आयोग का गठन की घोषणा जनवरी 2025 में ही सरकार ने कर दिए थे। इसके लिए अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति सरकार ने अब 28 अक्टूबर 2025 को की है। PM मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य अंशकालिक व एक सदस्य सचिव शामिल होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश माननीय जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि IIM बेंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष इसके सदस्य अंशकालिक होंगे तथा पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव पंकज जैन जी इसके सदस्य सचिव बनाए जाएंगे। आयोग को अपनी फाइनल रिपोर्ट गठन के 18 माह के भीतर प्रस्तुत करनी होगी तथा आवश्यकता पड़ने पर विशिष्ट मुद्दों पर यह अंतरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकता है। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना अपेक्षित है और तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है 2025 में दुनिया की 10 सबसे मूल्यवान कंपनियां। तो अक्टूबर 2025 तक एनवीडिया पहले स्थान पे, दूसरे पे माइक्रोसॉफ्ट और तीसरे पे एप्पल। ये दुनिया की पहली 3 ऐसी कंपनियां बन गई हैं जिन्होंने $4 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण क्लब में प्रवेश किया। एनवीडिया के CEO जेनसन हुआंग के नेतृत्व में $4 ट्रिलियन का आंकड़ा पार करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी, जिसने इस वर्ष की शुरुआत में माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल को पीछे छोड़ा। माइक्रोसॉफ्ट ने जुलाई 2025 में उपलब्धियां अर्जित की थी। देखा जाए तो टॉप 8 में पहले पे एनवीडिया, दूसरे पे माइक्रोसॉफ्ट, तीसरे पे एप्पल, चौथे पे अल्फ़ाबेट और 5वें पे अमेज़न, 6वें पे मेटा है, फिर 7वें पे ब्रॉडकॉम है और 8वें में सऊदी अरामको है। नेक्स्ट टॉपिक, ये रिपीटेड टॉपिक है, भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच FTA 1 अक्टूबर, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम में। नेक्स्ट टॉपिक, जियो पेमेंट लिमिटेड का सेविंग्स प्रो नामक भारत का पहला स्वतः म्यूचुअल फंड से जुड़ने वाला खाता। तो अगस्त 2025 में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड JFSL की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने सेविंग्स प्रो के आगामी लॉन्च की घोषणा की।
जो कि भारत का पहला बचत खाता है जो स्वचालित रूप से रातों रात म्यूचुअल फंड एमएफ में निष्क्रिय शेष राशि का निवेश करता है, जिससे जमाकर्ताओं को अतिरिक्त प्रयास के बिना उच्च रिटर्न प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। यह बचत खाता आपातकालीन निधि और अल्पकालिक अधिशेष नकदी के लिए सर्वोत्तम है, लेकिन बड़ी दीर्घकालिक होल्डिंग्स के लिए नहीं। सेविंग्स प्रो के तहत खाते में निष्क्रिय शेष राशि को आसानी से रातों रात म्यूचुअल फंडों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, और ओपन एंडेड डेट फंड जो रातों रात परिपक्व होने वाले मनी मार्केट उपकरणों में निवेश करता है। ओवरनाइट म्यूचुअल फंड के माध्यम से होने वाली कमाई पारंपरिक बचत से काफ़ी अधिक हो सकती है, जिससे ग्राहकों के न्यूनतम हस्तक्षेप से रिटर्न में वृद्धि हो सकती है। बचत खाते में निष्क्रिय पड़े धन पर कम ब्याज मिलता है, जो आमतौर पर 2 से 4% प्रतिफल होता है। रातों रात यह एमएफ में बढ़कर 4.6% तक हो सकता है। इसमें प्रति ग्राहक जमा सीमा 2 लाख रुपए है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों $200 अरब के अवसर का लाभ नामक रिपोर्ट। नीति आयोग ने अनलॉकिंग $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया नामक रिपोर्ट, यह रिपोर्ट नीति आयोग की है। इस रिपोर्ट में 4 अगस्त 2025 को जारी किया गया, जो भारत में ईवी के संक्रमण को तेज करने के लिए एक व्यापक रोड मैप प्रदान करती है। रिपोर्ट का विमोचन नीति आयोग के सदस्य श्री राजीव गौबा की उपस्थिति में किया गया, जिसमें ईवी क्षेत्र में चुनौतियां, अवसरों और ठोस सुझावों को प्रस्तुत किया गया है। भारत ने 2016 में ईवी बिक्री की शुरुआत 50,000 वाहनों से की, जो 2024 तक बढ़कर 2.08 मिलियन तक पहुंच गई। 2024 में ईवी की बिक्री भारत में 7.7% तक पहुंच चुकी है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह वृद्धि 9,18,000 से बढ़कर 18.78 मिलियन तक हो गई है। तो इसके प्रमुख बिंदु देखते हैं रिपोर्ट में। तो भारत ईवी संक्रमण के माध्यम से 2035 तक $200 अरब का आर्थिक अवसर उत्पन्न कर सकता है। ईवी अपनाने से 3.7 लाख करोड़ के तेल आयात की बचत और 1 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी हो सकती है। ईवी क्षेत्र के 1 करोड़ से अधिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा कर सकती है। ईवी अपनाने में प्रमुख चुनौतियां क्या क्या आएंगी? ऊंची प्रारंभिक लागत, बैटरी की कीमतें ईवी को आइस वाहनों की तुलना में महंगा बनाती है। अगला है कि ऋणदाता जोखिम के कारण ईवी ऋण एमएसएमई और असंगठित क्षेत्र के लिए कठिन है। देश में अभी तक 25,000 चार्जिंग स्टेशन हैं, जबकि 2035 तक 29 लाख स्टेशनों की ज़रूरत होगी। R&D और रिसाइकलिंग की कमी, बैटरी पुनर्चक्रण और स्थानीय पुर्जों के निर्माण में अनुसंधान सीमित है। राज्य नीतियों में असमानता, ईवी नीतियों में राज्यों के बीच सामंजस्य की कमी है। नेक्स्ट टॉपिक, दुनिया के टॉप 50 नाश्ते की सूची में भारतीय उपमा 43वें स्थान पर है। तो फूड गाइड टेस्ट एटलस ने ये कहा कि भारतीय व्यंजन उपमा का स्थान जो है वो 43वें स्थान पे है, टॉप 50 स्थान में। सूची में शीर्ष स्थान इंडोनेशिया के बुबुर अयाम व्यंजन को मिला है। इस चिकन डिश को कुरकुरे टॉपिंग और सोया सॉस के साथ परोसा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 16 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी। ये 11 अक्टूबर 2025 को पीएम मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। इसे भारत के कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाने की एक बड़ी योजना मानी जा रही है। यह योजना 2025-26 से शुरू होकर 6 वर्ष में देश के 100 ऐसे कृषि जिलों में लागू की जाएगी जो अपने उत्पादन, फसल विविधता और ऋण वितरण के मामले में कमज़ोर हैं। इसके लिए अगले 6 वर्षों तक हर साल 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें टोटल 1.44 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी। योजना के तहत कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों जैसे फलों की खेती, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन और एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देना है। यह योजना किसी नई स्कीम को शुरू करने के बजाय पहले से चल रही 36 योजनाओं को 11 मंत्रालयों के माध्यम से समन्वय के साथ ज़मीन पर लागू होगी। इससे कि करीब 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा और प्रत्येक जिले के लिए एक जिला स्तरीय योजना तैयार की जाएगी, जिससे डीएम की अध्यक्षता में बनाई गई जिला धन्य धान्य समिति तैयार करेगी। समिति में प्रगतिशील किसान और विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा नीति आयोग और कृषि विश्वविद्यालयों की मदद से योजनाओं को स्थानीय ज़रूरतों, जलवायु और फसल पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार करेगी। PMDDKY को 2018 में शुरू हुए आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर डिज़ाइन किया गया है, जिसने 112 पिछड़े जिलों में प्रभावी सुधार किए।
इसी तरह अब 100 कृषि जिलों में व्यापक सुधार लाने की यह योजना है। इन जिलों का चयन कम उत्पादकता, कम फसल और कम ऋण वितरण के आधार पर किया जाएगा। इसके साथ ही हर राज्य के कम से कम एक जिला इस योजना में शामिल होगा। इसके 5 मुख्य उद्देश्य हैं: कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भंडारण क्षमता विकसित करना, सिंचाई की सुविधा मजबूत करना और किसानों को आसान कृषि ऋण उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है टॉपिक, महाराष्ट्र और असम में 2 नए रक्षा गलियारों की स्थापना। तो भारत जो है, इंडियन गवर्नमेंट आने वाले महीनों में 2 नए रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना करने का निर्णय लिया, जिनमें एक गलियारा महाराष्ट्र में और दूसरा असम में डेवलप किया जाएगा। यह निर्णय 2018 में शुरू किए गए यूपी और तमिलनाडु के 2 मौजूदा गलियारों की सफलता के बाद लिया गया। रक्षा औद्योगिक गलियारों की अवधारणा 2017-18 में पेश की गई थी, ताकि रक्षा विनिर्माण और नवाचार के लिए विशेष केंद्र विकसित किए जा सकें, जिसका उद्देश्य स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना, नवाचार को प्रोत्साहन, रोजगार सृजन, सहयोग को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना तथा निर्यात क्षमता को बढ़ाना है। नए गलियारों में देखें तो महाराष्ट्र गलियारा में प्रस्तावित 3 औद्योगिक क्लस्टर, जिनमें संभाजी अहिल्यानगर पुणे, दूसरा रहेगा नासिक धुले और तीसरा नागपुर, यह राज्य के मौजूदा औद्योगिक ढांचे विशेषकर ऑटोमोबाइल और प्रिसीजन इंजीनियरिंग क्षेत्र की क्षमता पर आधारित है। तो वहीं असम गलियारे का स्थान अभी तय नहीं है, लेकिन सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा 2025 की शुरुआत से इस परियोजना के लिए सक्रिय रूप से प्रयासरत हैं। वर्तमान में कार्यशील गलियारों में यूपी रक्षा गलियारा नोड्स में लखनऊ, कानपुर, झांसी, चित्रकूट, अलीगढ़, आगरा, यह नाम आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। लखनऊ, कानपुर, झांसी, चित्रकूट, अलीगढ़, आगरा तथा तमिलनाडु रक्षा गलियारे नोड्स में चेन्नई, होसूर, कोयम्बटूर, सालेम और तिरुचिरापल्ली के स्थान आते हैं। नेक्स्ट है ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में 4 नए सेमीकंडक्टर निर्माण परियोजना को मंजूरी दी गई है। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स ने 12 अगस्त 2025 को ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में 4 नए सेमीकंडक्टर निर्माण परियोजनाओं के लिए 4600 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्थापित की जाएंगी, जिससे स्वीकृत सेमीकंडक्टर परियोजनाएं अब जो हैं टोटल 6 राज्यों में 10 हो जाएंगी और कुल निवेश लगभग 1.60 लाख करोड़ का शामिल है, जिसमें कुल 2000 से अधिक कुल कुशल पेशेवरों का पद सृजित होगा, जो कि दूरसंचार, ऑटोमोबाइल, डेटा सेंटर, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक स्वचालन, नवीकरणीय ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रोजगार का भी सृजन करेगा। 4 नई सेमीकंडक्टर परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? तो एक है SICSEM प्राइवेट लिमिटेड ओडिशा, ये क्लास 6 वेफर फैब लिमिटेड UK इन्फो वैली भुवनेश्वर ओडिशा में स्थापित की जाएगी। यह भारत का पहला वाणिज्यिक सिलिकॉन कार्बाइड कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब होगा। इसकी वार्षिक क्षमता 60,000 वेफर प्रति वर्ष और 9.6 करोड़ पैकेजिंग यूनिट प्रति वर्ष होगी, जो कि डिफेंस, इलेक्ट्रिक वाहन, रेलवे, डेटा सेंटर, सोलर इन्वर्टर, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपकरणों का उत्पादन करेगी। सेकेंड है 3D ग्लास सॉल्यूशंस इंक द्वारा स्थापित दूसरी परियोजना ओडिशा में वर्टिकली इंटीग्रेटेड एडवांस्ड पैकेजिंग और एम्बेडेड ग्लास सबस्ट्रेट सुविधा का निर्माण करेगी। इसकी वार्षिक क्षमता 69,600 ग्लास पैनल सबस्ट्रेट प्रति वर्ष और 5 करोड़ असेंबल यूनिट प्रति वर्ष होगी। इसका उपयोग उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग, AI, ऑटोमोबाइल, फोटोनिक्स, रक्षा आदि में किया जाएगा। और तीसरा है एडवांस सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजीज़ आंध्र प्रदेश APACT कंपनी लिमिटेड दक्षिण कोरिया के साथ साझेदारी में स्थापित होगी। इसकी क्षमता 9.6 करोड़ यूनिट प्रति वर्ष होगी। चौथी है कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड CDIL पंजाब के मोहाली ब्राउनफील्ड विस्तार होगा। नेक्स्ट है IFC और SDFC कैपिटल द्वारा H-Dream फंड की शुरुआत। तो भारत में आवास की कमी और सतत विकास की चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और SDFC कैपिटल एडवाइज़र्स ने मिलकर $1 अरब के हरित सस्ते आवास कोष यानी H-Dream फंड की अगस्त 2025 में शुरुआत की है। IFC इसमें $150 मिलियन लगभग 1320 करोड़ का एंकर निवेश करेगा, जिससे शेष $850 मिलियन वैश्विक और घरेलू निवेशकों से जुटाने की योजना है।
HDFC कैपिटल एडवाइजर्स द्वारा प्रबंधित यह कोष सस्ते और मिड इनकम आवास परियोजनाओं और हरित निर्माण तकनीकों और सतत शहरी विकास पर केंद्रित होंगे। यह पहल मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ आवास इकाइयों की कमी को दूर करेगी और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी। मलेशिया राइट बैंक दुनिया का पहला AI संचालित बैंक बना है। तो मलेशिया ने स्थानीय उपयोगकर्ताओं के लिए दुनिया के पहले AI संचालित बैंक राइट बैंक को लॉन्च किया। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। यह पहल मलेशिया की VTL द्वारा सिंगापुर की प्रौद्योगिकी कंपनी सी लिमिटेड के साथ साझेदारी में किया, जो देश के डिजिटल भविष्य के लिए एक बड़ा कदम है, जो वैश्विक AI नवाचार को मलेशिया को परिभाषित करने वाले मूल्यों, भाषाओं और जीवन शैली के साथ जोड़ता है। राइट AI एप्लीकेशन वर्तमान में 3 भाषाओं भाषा, मलेशियन और अंग्रेजी में सेवा दे रहा है। नेक्स्ट है कि राइट AI निरंतर गतिशील बैंकिंग उपकरण है, जो ILMU द्वारा संचालित मलेशिया का पहला स्वदेशी रूप से विकसित लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। इस नए राइट बैंक को बैंक नेगारा मलेशिया से लाइसेंस प्राप्त है। नेक्स्ट है बैंक ऑफ इंडिया अपनी वेबसाइट के लिए STQC प्रमाणन प्राप्त करने वाली देश की पहली बैंक बना। तो भारत के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक बैंक ऑफ इंडिया अपनी आधिकारिक वेबसाइट के लिए मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन यानी STQC प्राप्त करने वाला देश का पहला बैंक बन गया, जो डिजिटल पहुंच और समावेशी बैंकिंग के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। यह प्रमाणन बैंक को STQC निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 22 जुलाई 2025 को प्रदान किया गया था। वित्तीय सेवा विभाग के निर्देशों और भारत सरकार की वेबसाइटों एवं ऐप्स के लिए दिशा निर्देशों यानी GIGW 3.0 के अनुरूप बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट को विविध प्रकार की विकलांगताओं वाले व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्नत बनाया गया है। वेब सामग्री सुगमता दिशा निर्देश यानी WCAG 2.1 और विकलांगता व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम का पालन करते हुए बैंक सभी उपयोगकर्ताओं के लिए सूचना और सेवाओं तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करता है। STQC प्रमाणन पूरे भारत में सुलभ और नागरिक अनुकूल डिजिटल प्लेटफॉर्म के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट है भारत में उद्योग 4.0 को अपनाने में तेज़ी के लिए BSNL और NRL में समझौता हुआ। तो BSNL और NRL ने एक समझौता किया है जिसका उद्देश्य इंडस्ट्री 4.0 तकनीक को तेज़ी से अपनाना है, और इस समझौते को गुवाहाटी में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आयोजित CPSCs के लिए इंडस्ट्री 4.0 कार्यशाला के दौरान अंतिम रूप दिया गया। साझेदारी उद्योगों के संचालन के तरीक़ों को पूरी तरह से बदलने वाली है, जिसमें 5G कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क NCPN, डिजिटल ट्विन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एनालिटिक्स और AR/VR आधारित अनुप्रयोग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को शामिल किया जाएगा। समझौते के तहत BSNL और NRL ने मिलकर भारत का पहला 5G कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क CNPN रिफाइनरी क्षेत्र में लागू करेगा। नेक्स्ट, भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बना। तो वैश्विक एयरलाइन समूह IATA द्वारा 4 अगस्त 2025 को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत जो है अब दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है, जहां 2024 में 24.1 करोड़ यात्रियों की आवाजाही दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष से 11.1% अधिक है। इस वृद्धि के साथ भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया। भारत से आगे अब पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चीन और तीसरे पे UK और चौथे स्थान पर स्पेन है। उसके बाद भारत का स्थान है। वहीं मुंबई दिल्ली हवाई मार्ग 5.9 मिलियन यात्रियों के साथ दुनिया का 7वां सबसे व्यस्त मार्ग बन गया है, जिससे वैश्विक हवाई यात्रा में भारत की बढ़ती भूमिका स्पष्ट होती है। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में शीर्ष 100 व्यस्त मार्गों में प्रमुखता दिखाई, जिसमें जेजू सियोल मार्ग पहले स्थान पर है। प्रीमियम श्रेणी, बिजनेस और फर्स्ट क्लास की यात्राओं में 11.8% की बढ़त हुई है, जो इकॉनमी यात्रा में से थोड़ी अधिक है। IATA की रिपोर्ट के अनुसार मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व के टॉप 10 हवाई अड्डों में शामिल है। अमेरिका जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा विमान बाजार है। चाइना, ब्रिटेन, स्पेन और फिर इंडिया का स्थान आता है। नेक्स्ट है
बैंक ऑफ बड़ौदा अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई सुविधा शुरू की है। तो बॉब ने अपने आधिकारिक ऐप बॉब ई पे पर अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई सुविधाएं अगस्त 2025 में शुरू की गई, जिससे निवासी भारतीय और एनआरआई अब सुरक्षित और रियल टाइम वैश्विक भुगतान कर सकेंगे। नई सुविधाओं में यूपीआई ग्लोबल एक्सेप्टेंस, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस और एनआरआई के लिए विशेष यूपीआई एक्सेस शामिल है। यूपीआई ग्लोबल एक्सेप्टेंस के जरिए उपयोगकर्ता 8 देशों जिनमें मॉरिशस, सिंगापुर, यूएई, अमेरिका, फ्रांस, श्रीलंका, नेपाल और भूटान में क्यूआर कोड स्कैन कर भुगतान कर सकते हैं, जिसमें राशि स्थानीय मुद्रा और रुपए दोनों में दिखाई देगी। साथ ही विनिमय दर और शुल्क की पूरी जानकारी मिलेगी। फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सुविधा से सिंगापुर में रहने वाले लोग सिर्फ यूपीआई आईडी डालकर 24/7 रियल टाइम में भारत में पैसे भेज सकते हैं, जो सीधे रुपए में खाते में जमा हो जाएंगे। सभी अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई लेन देन की सीमा जो रखी गई है वो 1 लाख रुपए प्रति लेन देन और प्रतिदिन होगी। नेक्स्ट है, टाटा मोटर्स ने इटली की इवेको ग्रुप एनवी की 100% हिस्सेदारी खरीद ली। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बस यही है कि टाटा ने इटली की इवेको ग्रुप की 100% हिस्सेदारी खरीद ली है। और इसमें ऐसा कोई इम्पोर्टेंट एक ये है कि इवेको ग्रुप जो है इसकी स्थापना 2021 में हुई और इसका हेडक्वार्टर इटली के ट्यूरिन में है। ट्रक, बसें, पावर ट्रेन और वित्तीय सेवाएं बनाने वाली वैश्विक कंपनी है ये। और उसका वित्त वर्ष 2024 का कारोबार 15.3 अरब यूरो का था। रक्षा व्यवसाय सहित गैर रक्षा व्यवसाय यूरोप, भारत, अमेरिका और 30 से ज़्यादा देशों में इसका फैलाव हुआ है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना। इम्पॉर्टेंट है। तो हुआ ये है कि महाराष्ट्र ने भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने पशुपालन मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया। इस निर्णय से राज्य के 3.7 करोड़ से अधिक पशुपालक किसानों को लाभ होगा, जिन्हें अब सब्सिडी, सस्ती बिजली दरें और संस्थागत ऋण जैसे लाभ प्राप्त हो सकेंगे। भारत की कृषि नीतियां अब तक मुख्यतः अनाज, दालें, फल, सब्जी जैसी फसलों पर केंद्रित थीं, जबकि पशुपालन को एक सहायक गतिविधि माना जाता था। इसके चलते पशुपालकों को कृषि ऋण, बिजली सब्सिडी और कर राहत जैसी कई सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता था। तो अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इन्हें ये सारे लाभ प्राप्त हो पाएंगे। पशुपालन को कृषि का दर्जा मिलने से कई सरकारी लाभ अब पशुपालकों को मिलेंगे। उन्हें अब कृषि दर पर बिजली, कर में छूट, ऋण पात्रता और सौर उपकरणों पर सब्सिडी, ये सब उन्हें प्रोवाइड होंगी। भारत में आर्थिक समानता में उल्लेखनीय सुधार हुआ, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। तो 5 जुलाई 2025 को वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में 2011-12 से और 2022-23 के बीच में भारत में असमानता में उल्लेखनीय कमी आई है, जिससे भारत वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है। गिनी इंडेक्स और वैश्विक रैंकिंग में भारत का गिनी सूचकांक 25.5% है। ये इम्पॉर्टेंट है, इस फैक्ट को मेंस में डाला जा सकता है। 25.5 है, जो इसे स्लोवाक गणराज्य 24.1, स्लोवेनिया 24.2 और बेलारूस 24.4 के बाद दुनिया का चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश बनाता है। वर्ल्ड बैंक की स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ शीर्षक वाली इस रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 में भारत में अत्यधिक गरीबी 16.2% थी, जो 2022-23 में घटकर 2.3% रह गई। पिछले दशक में 17.10 करोड़ भारतीयों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया। नई वैश्विक गरीबी रेखा $3 प्रतिदिन है। गिनी सूचकांक जो है एक संख्या है जो किसी देश या क्षेत्र में आय या धन की असमानता को मापता है। गिनी इंडेक्स 0 से 100 के पैमाने पर आय और संपत्ति के वितरण की समानता को मापता है। 0 स्कोर पूर्ण समानता और 100 पूर्ण असमानता को दर्शाता है। नेक्स्ट टॉपिक है, भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 5 वर्ष पूर्व प्राप्त किया। तो जुलाई 2025 में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, जो कि मूल रूप से 2030 तक निर्धारित किया गया था। यह घोषणा केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा 24 जुलाई 2025 को की गई और इसे भारत की ईंधन रणनीति में एक परिवर्तनकारी मोड़ माना जाता है। 2014 में जहां एथेनॉल मिश्रण की दर मात्र 1.5% थी, वह 11 वर्षों में बढ़कर 20% हो गई। कच्चे तेल के आयात में कटौती कर भारत ने 1.36 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा की बचत की है। अब तक 698 लाख टन
CO2 उत्सर्जन में कमी हुई है, जो पेरिस समझौते के तहत भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को बल देता है। एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने से उत्पादित होता है, जो ग्रामीण भारत में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। यह पहल किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लाभदायक रही। 1.18 लाख करोड़ का भुगतान किसानों को किया गया, जिससे ग्रामीण आय में बढ़ोतरी हुई। 1.96 लाख करोड़ का भुगतान डिस्टिलरियों में को किया गया, जो ग्रामीण औद्योगिक विकास को गति प्रदान करता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने मोलासेस आधारित एथेनॉल की कीमतों में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम की शुरुआत 2003 में की गई थी, जिसका उद्देश्य था भारत की आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना और घरेलू चीनी व कृषि क्षेत्रों का समर्थन देना। समय के साथ इस कार्यक्रम के कई चरणों में प्रगति हुई। 2022 में 10% मिश्रण का लक्ष्य हासिल किया गया था और अब 2025 में 20% मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित समय से 5 वर्ष पहले प्राप्त कर लिया गया है। तो इस प्रकार हमारा समसामयिक घटनासार अर्धवार्षिकी 2026 का आर्थिकी वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के ऊपर चर्चा करेंगे और संक्षिप्तियों को कवर कर लेंगे। धन्यवाद।